हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो वेलकम ऑन योर ओन चैनल फिजिक्स एडवाइजर बाय हंसू सर। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि इसका मतलब क्या है कि जब भी अगर हम किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं तो वायर गर्म क्यों हो जाती है, उससे हीट जनरेट क्यों होती है। तो इसके पीछे का रीजन होता है जूल का हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जूल हीटिंग इफेक्ट होता क्या है बेसिकली। देखिए बच्चों, सपोज कि मेरे पास एक वायर है। अगर मैं उस वायर में इमेजिन करो कि आपके पास एक वायर है, कि अगर मेरे पास एक वायर है और उसमें आई करंट अगर फ्लो होता है तो आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो वायर हीटअप करती है, गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको आज हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन में विद न्यूमेरिकल समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं जूल हीटिंग इफेक्ट, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, चलो तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन को बड़े आराम से आप लोग समझिएगा। उसके बाद उसका फॉर्मूला, फिर न्यूमेरिकल, फिर डेरिवेशन भी करके बताएंगे बच्चों। अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट, व्हेन करंट फ्लो in conductor, when current flow in conductor, then it heat it heats up in this process. Electrical energy converts into heat एनर्जी। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू जूल हीटिंग इफेक्ट, तो जूल के हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो के टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होती है उसके बाद वो गर्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार बल्ब जो होता है, जब बल्ब के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो कुछ टाइम बाद बल्ब गर्म हो जाता है, हमारी आयरन गर्म हो जाती है, टोस्टर गर्म हो जाता है, हीटर गर्म हो जाता है, गीजर गर्म हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो जूल हीटिंग इफेक्ट के फिनोमिना पर काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जूल हीटिंग इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब कितना हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सपोज देखिए, लेट्स कंसीडर ए वायर ऑफ, एक वायर कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक वायर है, सपोज ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसका रेसिस्टेंस है R। पहले तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझो कि ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट क्यों होता है। इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है कंडक्टर में, हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकता है कंडक्टर में, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी उसमें कहां क्रिएट होती है कि जितने भी कंडक्टर है सारे गर्म होते हैं। अब बेटाओ, जितने भी कंडक्टर है वो सारे गर्म इसलिए होते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में बहुत सारे एटम्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और भी पार्टिकल्स आते हैं जिनसे वो कॉलिजन करता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हमें पता है जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, कोई भी दो पार्टिकल से, दो पत्थर ही देख लो, जब भी दो स्टोन अगर आपस में टकराएंगे तो वहां पर हीट जनरेट होती है, आग जनरेट होती है, आग बनती है वहां पे। तो उसी तरीके से अगर दो इलेक्ट्रॉन आपस में किसी काइनेटिक एनर्जी से टकराएंगे तो उस एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उनका एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जिस एनर्जी से उसको करंट फ्लो करना था उस एनर्जी को तो उसने, उसमें से कुछ पार्ट तो उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर जो हीट है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्जन होकर जो एनर्जी बनी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ पर चलते हैं तो बीच में टकराते हैं, तो बीच में टकराने के बाद वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां से निकलती है हीटिंग एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और आर उसका रेसिस्टेंस है। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो V होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब जो ओम का लॉ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम ब्रदर का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ये जो होता है ये आई आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस? आई आर के इक्वल होता है। इसको याद रखना, इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, याद रखना बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे पास ये एक वायर है, यहां पर मैंने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया इसके टर्मिनल्स पर, इसमें आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, जनरेट होगा वो V इज इक्वल टू आई आर होगा। ये बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने, याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाओ,
अब देखो हमें यह भी पता है द वर्क डन, द वर्क डन। अब सपोज द वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू, ये हमारे पास QV होता है। अब देखो ये कहां से आ गया बच्चों, अब सपोज कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिसको हमें फ्लो करवाना है, यहां से चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट किया, Q इलेक्ट्रॉन ने इधर से चलना स्टार्ट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसको पहुंचाने के लिए कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, कोई बैटरी लगानी पड़ेगी। तो V वोल्ट की बैटरी जब हम Q इलेक्ट्रॉन पर लगाएंगे तो वर्क डन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू QV। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, अब देखो देखो भाई बच्चों, हमारे पास W इज इक्वल टू QV और V मेरे पास, अब देखो नाउ पावर, अब हम निकालते हैं। चलो जब भी लाइट ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, तो इसमें पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पर जो पावर हमें चाहिए इसको करने के लिए, तो पावर होता है हमारे पास वर्क डिवाइड बाई टाइम, और ये जो वर्क है इसको मैं बोल सकता हूं हीट डिवाइड बाई टाइम। तो यहां से हीट बनेगी पावर मल्टीप्लाई टाइम। इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। भाई जो वर्क है, अब मैंने इसको H कैसे लिख दिया W को, W होता है वर्क। सपोज इलेक्ट्रॉन को हमने वर्क किया और इलेक्ट्रॉन चल दिया ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज एंड इलेक्ट्रॉन चल रहा है, बीच में दूसरे से टकराया, तीसरे से टकराया, चौथे से टकराया, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्लो हो गई, मैं बहुत स्लो हो गया भाई, स्लो चल रहा हूं, मतलब मेरी जो एनर्जी थी वो उस टकराव में कन्वर्ट हो गई, उस कॉलिजन में कन्वर्ट हो गई, फिर वहां से निकली हीट। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और बीच में कोई टकरा गया तो गर्म तो हो गई, बिल्कुल गर्म होंगे। रास्ते में चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे धड़ाम से, बीच में कोई टकरा गया, आपने रास्ता चेंज किया, फिर चेंज किया, कुछ टाइम बाद आप गर्म हो जाओगे, क्या है यार निकलने नहीं दिया जा रहा। तो हीट अप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है इसमें भी तो वर्क डन हुआ होगा, तो वो जो हीट एनर्जी है वो भी तो वर्क है, एनर्जी और वर्क दोनों सेम थिंग है। तो वर्क को मैंने लिख दिया हीट H से कन्वर्ट कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन का वर्क डन है ये, तो हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर वी नो दैट पावर जो होता है हमारे पास, पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाई, अब देखो यहां से अगर हम पावर निकालना चाहे तो ठीक है, इतना एक बार मैं आपको थोड़ा सा साइड में करके बता देता हूं कि ये हमारे पास VI कैसे आया, पावर का फॉर्मूला। अब देखो पावर का फॉर्मूला VI कैसे आया, पावर होता है हमारे पास वर्क डिवाइड बाई टाइम, और वर्क होता है हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाई ये, और Q बाई T को हम लिख सकते हैं बच्चों I, तो ये बन गया IV। यहां पर देख लो ढंग से मैंने IV कैसे लिखा, तो पावर हो गया VI, क्लियर। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसमें पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 4 में, तो देखो बच्चों नाउ पुट V इन इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास तो अब देखो VI मैंने पुट किया, तो मेरी जो पावर है पहले मैं इसमें, तो ये पावर बन गया मेरा P, V इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इक्वेशन नंबर 5, अब इस पावर को उठा के 3 में पुट कर देता हूं, नाउ पुट पावर इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट किया तो मेरे पास हीट बन गया, ये पावर इसको पुट किया I स्क्वायर RT, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो गया इक्वेशन नंबर 6। डेरिवेशन भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन मैंने डिटेल में करवाया है। यहां से पोटेंशियल निकाल लेंगे, यहां से वर्क डन निकाल लेंगे, यहां से हीट एनर्जी निकाल लेंगे पावर की टर्म्स में, यहां से हम पावर निकाल लेंगे, यहां से हीट एनर्जी निकाल लेंगे I स्क्वायर के टर्म्स में, और यहां से पावर निकाल लेंगे करंट के टर्म्स में। सारे फॉर्मूले एक ही डेरिवेशन में आ गए। आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, एक सिंपल सा वे बताता हूं शॉर्ट करने का। सबसे पहले V इज इक्वल टू IR लिखो, P इज इक्वल टू IV लिखो, इसको उठा के यहां पुट करो और इस फॉर्मूले में थर्ड में पुट कर दो, तो ये वाला आपका बच जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन होता है। तो कहने का मतलब यह है अगर किसी वायर में जिसका रेसिस्टेंस R है, किसी वायर में जिसका रेसिस्टेंस R है, अगर हम उसमें T टाइम के लिए I करंट फ्लो करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होगा I स्क्वायर RT। कितना जनरेट होगा बच्चों? I स्क्वायर RT। तो अब आप लोग
इसको देखो 2-4 सेकंड के लिए, और मैं रेस्ट कर लेता हूं, बहुत ज्यादा बोल गया, और आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा एक बार देखने के बाद। फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की ओर। तो चलो देखो बच्चों फटाफट से देखिए भाई, फटाफट देखो। अगर हम किसी एक आर रेसिस्टेंस के वायर में अगर आई करंट को टी टाइम तक फ्लो करते हैं तो वो इतना गर्म होगा आई स्क्वायर आर टी। कितना गर्म होगा बच्चों? आई स्क्वायर आर टी। एक नोट लगा के इंफॉर्मेशन जरूर लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला ओनली डीसी करंट्स के लिए वैलिड है। एसी करंट के लिए इसमें अनदर टर्म आती है जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर डीसी करंट। तो एसी करंट के लिए इसमें इंटीग्रेशन की टर्म आएगी जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपके लिए फॉर्मूला सिर्फ यही है और आप इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स करोगे। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ठीक है, अब तक हमने डेरिवेशन कर लिया, फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर टी। तो देखो हमारे पास जो जूल हीटिंग इफेक्ट है उसका फॉर्मूला आ गया, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको अपने दिमाग में छाप लेना, यहां H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखो अब ये जो हीट है ये किस किस पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करती है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यहां पे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर हम करंट का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हीट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, करंट का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हीट का वैल्यू डिक्रीज होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे एक मिनट के लिए 10 एम्पियर करंट फ्लो किया और उसी 1 मिनट के लिए 100 एम्पियर करंट फ्लो कर दिया तो हीट तो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम रेसिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हीट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हीट का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। कैसे? अगर सपोज ये एक वायर है जिसका 1 ओम रेसिस्टेंस है और एक दूसरा वायर है जिसका 10 ओम रेसिस्टेंस है, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेसिस्टेंस कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टकराएंगे, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है आपस में ज्यादा टकराएंगे, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो रेसिस्टेंस ज्यादा हीट ज्यादा। अब एक में तो हमने 1 मिनट के लिए करंट फ्लो करवाया, सेम रेसिस्टेंस के वायर की बात हो रही है, सेम करंट सेम रेसिस्टेंस। जब सपोज 1 एम्पियर करंट को 1 मिनट के लिए 1 एम्पियर करंट को 1 ओम के वायर में 1 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर करंट को किसी दूसरे वायर में जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम है उसको 2 मिनट के लिए फ्लो करवाते हैं, तो टाइम ज्यादा तो भी हीट ज्यादा। तो यहां पर बच्चों अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो हीट भी इंक्रीज होगी, टाइम अगर कम है तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये हमारे पास इसकी डिपेंडेंसी है। किसकी डिपेंडेंसी है? इसकी डिपेंडेंसी है। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ जूल हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है इसका आयरन, सेकंड एप्लीकेशन इसका होता है टोस्टर, आयरन, टोस्टर, बल्ब। बल्ब होता है जब उसके अंदर वो गर्म होता है। अगर मैं थर्ड बात करूं, आयरन, टोस्टर, बल्ब, हीटिंग ऑफ वायर, ये हमारे पास हीटर, गीजर, टोस्टर, तो ये सब इसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। तो दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 1। तो चलो आपको करवाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों, अब देखो हमारे पास न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड इन 4 एम्पियर रेजिस्टेंस। सपोज कि हमारे पास 100 जूल ऑफ हीट, तो H का वैल्यू है 100 जूल, प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड इन 4 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और टाइम गिवन है हमें 1 सेकंड। कितना गिवन है? 1 सेकंड। एक वायर में 1 सेकंड में 100 जूल हीट प्रोड्यूस होती है और उस वायर का रेसिस्टेंस है 4 ओम, तो हमें इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। देखो कैसे,
तो देखो वी नो दैट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एज इट इज ही आपको बोर्ड एग्जाम में करना है तभी नंबर मिलेंगे। तो वी नो दैट हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, और ये हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो यहां से अगर बच्चों मैं I अगर निकालूं तो मेरे पास हो गया V बाई आर, इसको मैं इसके अंदर रखूं तो V बाई आर का स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया आर टी। तो हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, नीचे बन गया आर स्क्वायर, ये है आर और यह है टी, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब V कैलकुलेट करना है, तो V को एक तरफ छोड़ दो, बाकी को एक तरफ ले जाओ, तो H मल्टीप्लाई R डिवाइड बाई T, ये रहा, H को R से मल्टीप्लाई किया, T को नीचे भेज दिया, तो V स्क्वायर, अब वैल्यूज रखो, H हमें कितना गिवन है 100 जूल, R कितना गिवन है 4, कितने टाइम के लिए था 1 सेकंड के लिए, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 400। हमारे पास V स्क्वायर मतलब, तो हमारे पास इसको उधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट 400 वोल्ट, वोल्टेज वोल्ट होता है, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चों 20 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि एक मेरे पास वायर है, उसमें 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, 100 जूल एक सेकंड में, और उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तब जाके ये हुआ, तो 20 वोल्ट हमने पोटेंशियल उसके अंदर लगाया, तब जाके ये हीट प्रोड्यूस हुई। दूसरे न्यूमेरिकल पर आओ बच्चों, देखो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, दूसरे न्यूमेरिकल्स पर आओ, देखो दूसरा न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है देखिए इसको, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्टेड है, मतलब हमें V इज इक्वल टू 220 वोल्ट गिवन है, सबसे पहला कंडीशन। द करंट इज 0.50, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 0.50 एम्पियर, तो हमें बच्चों इसमें पावर कैलकुलेट करनी है, इसमें हमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, तो पावर हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसका सोल्यूशन होगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था कि पावर इज इक्वल टू होता है VI, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो वो पावर होता है, तो पावर इज इक्वल टू V कितना है 220 मल्टीप्लाई 0.5, तो पावर इज इक्वल टू हो गया 220 1/2, तो 100 वॉट पावर आ गया बच्चों, कितना 100 वॉट। कहने का मतलब इसमें हमने निकाला पोटेंशियल, इसमें निकाला हमने पावर, किसको, जूल हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हुए, और इसमें पावर के फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप जल्दी से देखो, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे फटाफट।